हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें हम बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो भी हमें एग्जाम में मिल सकता है, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत लंबा सेशन है, बहुत सारे स्लाइड्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में ही देखेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले जब हम मैनेजमेंट वर्ड सुनते हैं तो मैनेजमेंट से क्या याद, मतलब ऐसे माइंड में क्या पिक्चर बनती है? मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखते हैं हम। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं हम होटल याद करते हैं। स्कूल में मैनेजमेंट देखते हैं हम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब माइंड में आता है। तो हम क्या कहते हैं, जब किसी स्कूल का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वहां के बच्चों में डिसिप्लिन और सब पंक्चुअल, और जो भी हमें देखने को मिलता है, जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज देखने को मिलती है वहां के स्टूडेंट्स में, तो हम क्या कहते हैं, इस स्कूल का ना मैनेजमेंट अच्छा है, इस स्कूल का ना मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, स्कूल का मैनेजमेंट अच्छे हाथों में, काबिल लोगों के पास है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है। जब हम होटल जाते हैं तो हम मैनेजमेंट को कैसे फील करते हैं? हम कहते हैं ना कि होटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, टाइम टू टाइम सर्विस मिल रही थी, ब्रेकफास्ट भी टाइम टू टाइम मिला, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें रूम क्लीन मिला, कवर्स वगैरह सब सब चेंज किया गया ऑन डिमांड। तो होटल का ना मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे, होटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। बोलते हैं ना, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमें वहां पे टाइम टू टाइम अगर डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, वहां पे नर्स है टेक केयर करने के लिए, मेडिसिन सब अवेलेबल है टाइमली, जो भी मेडिसिन चाहिए, हम बाहर भागना नहीं पड़ रहा है, सब वहीं पे अवेलेबल है। क्लीनलीनेस, सफाई बहुत है वहां पे। तो हम क्या कहेंगे, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, स्टाफ कोऑपरेटिव था, मैनेजमेंट अच्छा लगा, वहां के हॉस्पिटल को प्रेफर करेंगे तो वहां मैनेजमेंट अच्छा है। इन जनरल हम ये सब बातें बोलते हैं, तो हम क्या बात कर रहे होते हैं, हम बार बार क्या बोल रहे होते हैं, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। लेकिन क्या हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं ना, वो मैनेजमेंट इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे स्कूल और कॉलेज से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं कर सकते हैं उसे। जब हम हॉस्पिटल या होटल या जो भी सर्विस दे रहे हैं, या जो भी हम क्या बात करते हैं कि वहां का मैनेजमेंट कैसा है ना। शादी में गए थे, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, उन्होंने वो वाला होटल बुक कराया या वो वाला गेस्ट हाउस बुक कराया, वहां का मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगा। हम ये सब बात करते हैं ना, तो हम बार बार मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो हम जानते हैं कि मैनेजमेंट को देखा, फील कर सकते हैं हम, उसको छू नहीं सकते हैं। कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप छू के टच कर सकते हो, जिसको नहीं, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। ये एक इनटेंजिबल फोर्स होती है, सिर्फ फील कर सकते हैं हम इसको, इनटेंजिबल फोर्स है। अब इतना मैनेजमेंट अगर सुन ही लिया है तो जरा जान लेते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। जो हमारी बुक्स बोलती हैं, बुक्स ने क्या बोला है, मैनेजमेंट क्या है? अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, directing, controlling the efforts of organizational members and using organizational resources to achieve specific goals। हम मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? एक प्रोसेस होता है जो कि फंक्शंस करता है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको परफॉर्म करके वो कुछ गोल्स को अचीव करता है। एक प्रोसेस है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे और फिर गोल्स को अचीव करेंगे, वो है मैनेजमेंट। या फिर हमें कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखनी होती है, हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन से मतलब है किसी राइटर या ऑथर की दी हुई डेफिनेशंस, जिसको कोई जज नहीं कर सकता। आप ये टू द पॉइंट लिखेंगे जैसा उन्होंने लिखा हुआ है, वो डेफिनेशन आप लिखेंगे, आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता उसमें आपको कोई, क्योंकि वो किसी ऑथर का दिया हुआ कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, जिसको चैलेंज नहीं कर सकते ना। तो ये वाली डेफिनेशंस प्रेफर करना हमेशा, इनका प्लस पॉइंट मिलता है। तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग
An organization's operations to achieve coordination of the human and material resources essential in effective and efficient, effective and efficient दो वर्ड आए, अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, यहाँ भी सेम बात बोली हुई है, प्रोसेस है, फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, गोल्स को अचीव कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गोल्स को अचीव कैसे करेंगे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में अचीव कर रहे हैं। बात सेम ही है, यहाँ पे भी वही रिसोर्सेज की बात की गई, यहाँ पे भी रिसोर्सेज है। तो मैनेजमेंट में एक प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग फंक्शन से मैनेजमेंट को उनको परफॉर्म करके गोल्स होते हैं बिजनेस के, उनको अचीव करते हैं। सिंपल। हमने बार बार वर्ड यूज किया प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, हमने कितनी बारी बोला प्रोसेस, प्रोसेस होता क्या है प्रोसेस? प्रोसेस से हमारा मतलब है फंक्शंस और एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस के फंक्शंस और एक्टिविटीज हैं जो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, जो मैनेजमेंट परफॉर्म करेगा ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करने के लिए, जो फंक्शंस मैनेजमेंट परफॉर्म करता है उनको हम प्रोसेस में काउंट कर रहे हैं इस वक्त। और इफेक्टिवली डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स, है ना। इसमें बोला इफेक्टिवली मतलब जो काम करने को बोला गया है हम वही काम करें, वो एक्टिविटीज करें जो हमें करने को बोला गया है, और गोल्स को अचीव करना, उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव। जबकि एफिशिएंट बोलता है क्या, कि ठीक है काम तो वही करना है, करेक्ट तो करना ही है, सही काम करना है आपको, लेकिन मिनिमम कॉस्ट, ये पैसे की बात करता है कि काम तो करना है तुम्हें, लेकिन तुम्हें मिनिमम कॉस्ट के साथ काम करना है, पैसा बचाना है। ये बात करता है किसकी, पैसे की। तो पैसा बचाना है। एफिशिएंट अगर याद रखना हो तो कैसे याद रखो कि एफिशिएंट लोग होते हैं ना वो पैसा बचाते हैं, इफेक्टिव लोग होते हैं ना वो काम सही काम करते हैं, वो काम को करते हैं बिल्कुल सही तरीके से। लेकिन एफिशिएंट लोग होते हैं ना वो काम को सही भी करेंगे और पैसा भी बचा लेंगे, मिनिमम कॉस्ट पे करेंगे, कम से कम कीमत आए, कम से कम खर्च करेंगे। अब अगर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मिल जाता है बहुत बारी ना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंशिएट करो, या इन दोनों में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में दोनों में से क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं। कभी कभी सिर्फ इफेक्टिवनेस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, कभी कभी सिर्फ एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हमें पता होना चाहिए इनका मीनिंग क्या हो सकता है। तो इफेक्टिवनेस कहता है डूइंग द राइट थिंग्स, चीजों को सही करना, नहीं जो चीजें सही चीजें ही करना इस इफेक्टिवनेस, एंड डूइंग थिंग्स राइट, और चीजों को सही करना एफिशिएंसी है ना। बोलोगे कितना अजीब सा है, क्या कंफ्यूज ज्यादा कर दिया, समझाया कम है, समझ में तो कुछ आया ही नहीं, कंफ्यूज हो गए। तो इसमें क्या होता है ना, इफेक्टिवनेस कहता है कि रिजल्ट्स है ना वो टाइम पर आने चाहिए, जो आपको टारगेट दिया गया है वो आप ऑन टाइम अचीव कर लें। ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, जबकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं। उसका फोकस क्या था, इसका फोकस है इफेक्टिवनेस का क्या बोलता है, टाइम पर रिजल्ट, जो टाइम लिमिट दी गई है उसके अंदर आपको टारगेट्स अचीव कर लेने हैं। जैसे सेल्स वालों को टारगेट मिलते हैं ना कि आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इतना इतना करना है ना। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि एक मंथ के अंदर आपको सेल्स, आपको टारगेट दे दिया जाता है कि आपको 10 क्लाइंट्स लेकर आने हैं, तो इसको अगर वो कर लेता है विद इन टाइम लिमिट, अगर उसने टारगेट अचीव कर लिया तो ये क्या हो गया है, इफेक्टिव हो गया वो सेल्समैन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि फोकस किस पे रखो, कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली, काम जिसे बताया गया उसी तरीके से करें, लेकिन विद मिनिमम कॉस्ट की बात कर लेता है। साथ में ये कहता है कि पैसा भी बचाना है तुम्हें। ऐसा नहीं है कि तुम 10 क्लाइंट ले तो आए, लेकिन वो 10 क्लाइंट कैसे लेकर आए तुम उनको, अगर तुमने 60% डिस्काउंट पर अगर तुम क्लाइंट्स लेकर आए तो वो तो तुमने खर्चा ही बढ़ा दिया ना, बिजनेस को अपनी जेब से सब पे करना पड़ेगा, क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, आपने तो लॉस करा दिया। आप एफिशिएंट नहीं है, आप इफेक्टिव हैं अगर आप 60% डिस्काउंट पर 10 क्लाइंट्स ले आए उसमें, क्योंकि इफेक्टिवनेस ने क्या बोला है, पैसे से मतलब ही नहीं है, पैसा मैटर नहीं कर रहा है इसके लिए। इसके हिसाब से आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है 10 क्लाइंट्स लाने के लिए, आप 1 महीने पे 10 क्लाइंट्स लेकर आओ, कैसे लेकर आओगे आपकी टेंशन है। एफिशिएंसी क्या बोलती है, तुम 10 क्लाइंट्स ले तो आए हो, लेकिन तुम 10 क्लाइंट्स कैसे लेकर आए, उनको 60% डिस्काउंट दिया है तुमने, तो 60% डिस्काउंट से क्या हुआ, बिजनेस को लॉस हो रहा है,
60%, अगर बिजनेस किसी को 60% डिस्काउंट देगा तो बिजनेस को तो लॉस हो गया ना। तो तुमने पैसा बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम एफिशिएंट नहीं हो। तुमने ठीक है, तुम इफेक्टिव हो, तुमने टाइम लिमिट में 10 क्लाइंट लाकर खड़े कर दिए, लेकिन 10 क्लाइंट्स किस कीमत पर लेकर आए तुम? 60% डिस्काउंट देकर लेकर आए हो, तो बिजनेस को हो गया लॉस, तो तुम एफिशिएंट हो ही नहीं। ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। इट ठीक है, इफेक्टिवनेस लुक्स एट वेदर द समथिंग इज डन और नॉट, कुछ हुआ, काम हुआ कि नहीं, इसको सिर्फ इतना ही मतलब है कि टारगेट दिया था, टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, इसको और कुछ नहीं जानना है। लेकिन एफिशिएंट जो होते हैं, एफिशिएंसी जो होती है, वो बोलते हैं कि कैसे हुआ, तुमने काम किया, ठीक है, तुमने टारगेट अचीव तो कर लिया, लेकिन कैसे किया? तुमने 60% डिस्काउंट देकर अचीव किया, तुमने 60% डिस्काउंट दिया, तुमने बिजनेस को लॉस करा के टारगेट अचीव किया है। तो इफेक्टिवनेस कंसर्न्ड विद रिजल्ट्स, नॉट यूज ऑफ, ये कंसर्न्ड विद रिजल्ट, इसको रिजल्ट से मतलब है, वही बात है, इसको टारगेट से मतलब है, टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, इसको मतलब ही नहीं है तुमने कितना पैसा खर्च कर दिया। नो, नॉट द यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसको रिसोर्सेज से कोई मतलब नहीं है, तुमने कितना पैसा खर्च किया, तुमने ज्यादा लॉस कराया कि फायदा कर, कोई मतलब नहीं है। टाइम लिमिट दिया गया था, टारगेट बताया गया था, तुमने टारगेट अचीव कर दिया, हो गया इफेक्टिव। एफिशिएंसी क्या बोलती है? एफिशिएंसी कहते हैं कितना टाइम लगाया, कितनी एनर्जी लगाई, कितने रिसोर्सेज खर्च कर दिए, वो सब देखेगी ये, कि ठीक है तुमने टारगेट अचीव कर लिया है, वो साइड में रखो, मुझे ये बताओ तुमने 60% लॉस दे दिया, तुमने बिजनेस का नुकसान करा दिया, तुमने पैसा बर्बाद किया, तुमने वक्त बर्बाद कर दिया इन क्लाइंट्स को लाने में जिसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो डिस्काउंट देना पड़ रहा है इनको। तो ये एफिशिएंसी के काम है। इफेक्टिवनेस कहता है काम करो, टाइम पे काम कर दिया, बात खत्म। एफिशिएंसी कहती है तुमने काम तो कर दिया, लेकिन काम करने के लिए कितने तुमने कॉस्ट कितनी पड़ी, तुमने कितना पैसा खर्च करवा दिया काम करने के लिए। एफिशिएंसी कॉस्ट को मद्देनजर रखेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो मैनेजमेंट होती है गोल ओरिएंटेड। हमने पहले ही बोला एक प्रोसेस है जो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फंक्शंस किस लिए? गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जो पहले से डिसाइड कर रखे हैं, उन गोल्स को अचीव करना मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कैसे? आपको हर जगह मैनेजमेंट देखने को मिलता है ना। आपका वर्क लाइफ हो, आपके वर्क पे मैनेजमेंट, इसके लेवल्स होते हैं अलग अलग ना। आपको हर जगह मैनेजमेंट, आपको होटल की बात कर लो, आप स्कूल्स का हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लिया था, तो सब जगह मैनेजमेंट देखने को मिलता है। हर जगह मैनेजमेंट का होना जरूरी है। बिना मैनेजमेंट सरवाइव ही नहीं कर सकता है बिजनेस। जब हम मैनेजमेंट बिजनेस पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट के बिना तो हम बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है। आपको हर एक लेवल पे मैनेजमेंट मिलेगा। आपको जो लोअर लेवल होता है, या फिर आप उसको ऑपरेशनल लेवल बोलते हो मैनेजर्स का, वहां पे भी मैनेजमेंट मिलेगा। आपको मिडिल लेवल मैनेजर्स में भी मैनेजमेंट मिलेगा। फिर आपको टॉप लेवल पे भी जो है वहां पे भी मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। ये मल्टी डायमेंशनल होता है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। मैनेजमेंट अलग अलग जगह होता है। एट वर्क होता है ना, एट मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन या एक्टिविटीज। ऑपरेशन और एक्टिविटीज एक ही बात है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे होता है? कौन क्या है ना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कौन आदमी कौन सी जॉब कर रहा है, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क है ना। कौन से डिपार्टमेंट के पास कौन सी एक्टिविटीज गई है, वो सब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आ जाएगा। फिर पीपल में मैनेजमेंट कैसे होता है? हम पीपल को भी तो मैनेज कर रहे हैं ना, कि ये वाला पार्ट है, इस वाली जॉब का ये वाला पार्ट, हमने अलग अलग जॉब है। जैसे कार बनानी है तो कार का नट, नहीं कार छोड़िए, हम एग्जांपल ले लेते हैं शर्ट का। मेरा फेवरेट एग्जांपल है, शर्ट अगर स्टिच करनी है तो उसका बटन का काम कोई और ले लेगा, कटिंग का काम कोई और लेगा। ये सब काम हम डिवाइड कर देंगे। स्टिच कौन करने वाला है, आयरन कौन करेगा, ये सब काम हमने डिवाइड कर दिया। ये सब क्या है? पीपल का मैनेज, ये सब एक्टिविटीज का भी मैनेजमेंट है, क्योंकि हमने एक्टिविटीज डिवाइड कर दी। और पीपल का मैनेजमेंट कि हमने लोगों को ड्यूटीज दे दी है, कि ये वाली ड्यूटी तुम्हारी है, ये वाली तुम्हारी है, ये वाला तुम्हारा ग्रुप करेगा, ये तुम्हारा ग्रुप करेगा। उनमें से हर एक ग्रुप में से एक एक लीडर होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम को टाइम पे करने के लिए। ठीक है। फिर मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आज तुमने एक टारगेट अचीव कर लिया है बस खत्म, अब इसके बाद हमें जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमें मैनेजमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस में
चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक टारगेट अचीव हुआ, अब अगला टारगेट है, उसके बाद अगला टारगेट है, उसके बाद अगला, क्योंकि हमें गोल्स अचीव करने हैं। बिजनेस के कुछ गोल्स हैं, बिजनेस को जो भी प्रॉफिट ग्रोथ, जो भी बिजनेस के गोल्स उनको अचीव करने के लिए लगातार बिजनेस काम करेगा। क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस का जो लाइफ टर्म है वो क्या है, हम मानकर चलते हैं बिजनेस लंबे वक्त तक सरवाइव करने वाला। और जब अगर बिजनेस सरवाइव कर रहे हैं तो मैनेजमेंट भी उसके साथ ही चलेगा ना, बिना मैनेजमेंट के कौन सा बिजनेस होता है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, एक आदमी के अकेले करने से नहीं होता है। अलग अलग लेवल पर जो हमने ये मैनेजर्स की बात की ना, ये वाले मैनेजर्स, टॉप, मिडल, लोअर लेवल मैनेजर्स, इन सब की जो ग्रुप एक्टिविटी है वो मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप वाले हैं वो मैनेज करेंगे मिडल को, और मिडल वाले फिर लोअर को करेंगे, लोअर वाले वर्कर्स को मैनेज करेंगे। ये ग्रुप एक्टिविटी है। वर्कर्स किसको रिस्पॉन्सिबल है, किसको आंसर देंगे, आंसरेबल किसको है, लोअर जो भी ऑपरेशनल लेवल पे मैनेजर्स होंगे। फिर ऑपरेशनल वाले किसको रेस्पॉन्सिबल है, किसको आंसरेबल है, मिडिल को। मिडिल वाले किसको रिपोर्ट करेंगे, टॉप को करेंगे। तो ये मैनेजमेंट हर एक लेवल पर है और हर कोई एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये पूरी ग्रुप एक्टिविटी है, किसी एक आदमी के हाथ में मैनेजमेंट नहीं होता है। कोई एक आदमी मैनेज नहीं कर सकता पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग इतने सारे अलग अलग लोग रह रहे हैं, और हर किसी की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन या हर एक के अलग अलग एफर्ट्स को कंबाइन करके ही तो हम मैनेज करेंगे ना। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग बिजनेस में काम करते हैं, उनकी अलग अलग हैबिट्स है, उनकी अलग अलग इनकम है, उनकी अलग अलग सोच है, उनकी अलग अलग प्रायोरिटीज है, सबके अलग ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो हर दो लोग एक जैसे नहीं सोच सकते ना, तो कन्फ्लिक्ट होगा, बार बार कन्फ्लिक्ट होगा, हमें अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। अब उन अलग लोगों के लिए अलग तरीके से, दो लोगों को एक साथ डील नहीं किया जा सकता एक ही तरीके से, नहीं, कुछ लोगों को कोई और तरीके से, कुछ लोगों को डरा कर समझाया जाएगा, कुछ लोगों को रिवॉर्ड देकर समझाया जाएगा। तो ये डायनामिक फंक्शन, आपको अलग अलग लोगों से डील करना पड़ेगा, हजारों तरह के, और हजारों तरह से आपको अपनी जो भी तरीका होगा डील करने का, जो वे है आपका, उसको चेंज करते रहना पड़ेगा। तो ये डायनामिक फंक्शन है। एक तरीका कोई बुक्स में लिखा हुआ वैसे ही उस प्रॉब्लम से डील नहीं किया जा सकता है ना। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स, अभी बताया, मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंस क्या है, अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को कैसे अचीव करने में हेल्प करता है? सबसे पहले बिजनेस के खुद के गोल्स होते हैं, फिर बिजनेस के गोल्स को अचीव कर, जब लोग, बहुत सारे लोग काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। कैसे? उनको पता है कि कंपनी को क्या है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की तरफ जब काम करेंगे, इतने सारे लोग, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी अपने वर्कर्स को ज्यादा सैलरी पे करेगी। जब वो ज्यादा सैलरी पे करेगी तो लोग अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी, तो जैसे अगर मैं कंपनी में जॉब करूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एक एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए, जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करना है। तो वो कैसे होगा? मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी तो मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, वो सैलरी से मेरे पास पैसा आएगा ना। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करेंगे। जब लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे तो वो कहीं ना कहीं खुद के जो पर्सनल गोल्स होते हैं लोगों के, वो भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है। फिर मैनेजमेंट है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट, जब हम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं तो हम उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। हम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, हमें पता है कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च कर रहे हैं, वो सब ट्रैक रखा जाता है। वो सब ट्रैक कैसे रखा जा रहा है? क्योंकि आपको आपको जो वर्कर्स है वो किसको आंसरेबल है? अपने मैनेजर को। जो वो मैनेजर है वो अपने से ऊपर वाले मैनेजर को, अपने से ऊपर वाले को, ऐसे करके सब लोग एक दूसरे को आंसरेबल है। जब रिसोर्सेज वेस्ट कम होंगे इस तरीके से, क्योंकि सबको पता है उसे क्या काम करना है, कितना काम करना है, और कहाँ करना है, और किसको आंसर देना है, किसको रिपोर्ट करना है। तो इससे क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं रहता है, रिसोर्सेज का टाइम टू टाइम रिसोर्सेज टाइम टू टाइम अलोकेट होते रहते हैं। जैसे कि जो परचेस डिपार्टमेंट है उसके पास जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट भेजेगा कि हमें इतना रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसको एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं कब आ जाएगा। मैनेजमेंट किस में हेल्प कर रहा है कि परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टाइम बता दिया जाएगा, आप इतने टाइम से पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट भेज दिया करिए। जैसे कि
अब अगले 1 महीने में आपको कितना जरूरत है वो आप अभी बता दीजिए, हम आपके नेक्स्ट मंथ का भी अभी से स्टॉक रख लेंगे। इस तरीके से जो भी बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, इसीलिए एफिशिएंसी होती है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज खराब नहीं जाते, बर्बाद नहीं हो रहा है सामान पड़े पड़े। सेल्स ने बता दिया कि इतनी सेल हो रही है और इतनी सेल हम और करना चाहते हैं तो हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन बताएगा परचेज को जाकर कि इतना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सेल्स वाले इतनी सेल्स करना चाह रहे हैं, तो आप हमें इतना परचेज करो रॉ मटेरियल, हमें इतना रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल का। तो इस तरीके से एफिशिएंसी है जो रिसोर्सेज की, जो भी एफिशिएंसी है काम करने वालों की, वो इंक्रीज हो गई है। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। कैसे? मैनेजमेंट में एक टाइम पे हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उन लोगों से डील करने के लिए अलग अलग तरीके से मेथड से अलग अलग वेज होते हैं। इस वजह से जो हमारे बिजनेस, ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल है बिजनेस एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर है, चेंज होता रहता है, सरकारें हैं बदलती रहती है, हर गवर्नमेंट नई पॉलिसी ले आती है। अब बिजनेस को अगर उस में बने रहना है अगर मार्केट में, तो उसको अपने आप को अडेप्टिव, बिजनेस को अडेप्ट करने पड़ेंगे अलग अलग चेंजेस। पॉलिसी मेकर्स ने जो नए नए चेंजेस लॉज इंट्रोड्यूस कराए हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो आपको सब अपनाना पड़ेगा ना। अगर कल को, जैसे अभी चल रहा है ग्रीन मार्केटिंग, अगर मैं बात करूँ तो बोले कि प्लास्टिक बैन, पॉली बैग्स है वो नहीं चल सकते, लो बन गया। अब मैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वहां रहना है मार्केट में, है ना। अगर आप प्लास्टिक वाले पॉली बैग बेचोगे तो आपकी इमेज क्या होगी? लोग कहेंगे अरे तुम पोल्यूशन फैला रहे हो, तुम सोसाइटी को हार्म कर रहे हो, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल रहे हो, तुम पोल्यूशन फैला रहे हो। तो क्या होगा? आपकी इमेज खराब हो जाएगी, आप ऑर्गेनाइजेशन की, आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, आप रुक नहीं पाओगे मार्केट में, आप ठहर नहीं सकते। तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के हाथ में है, आपकी इमेज को कैसे क्रिएट किया गया है लोगों के सामने, एक अच्छी इमेज एस्टैब्लिश करना वो मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट कैसे करेगा? मैनेजमेंट अब अपने लोगों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनको मनाएगा कि वहां पे ये चेंजेस हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया, या फिर बाहर जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड में ये चेंज आया है, और तो अब आपको ये चेंजेस अपने बिजनेस में करने पड़ेंगे। ये सब मैनेजमेंट करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बना देता है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल, अभी बताया। मुझे अपनी, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद वर्कर हूँ किसी कंपनी में, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए नया घर खरीदूं, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? जब मेरी सैलरी बढ़ेगी। सैलरी कैसे बढ़ेगी? जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम क्या काम कर रहे हैं? हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करेंगे, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। कंपनी को प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी सोचेगी वर्कर्स को अच्छी पेमेंट दे देते हैं, तो कंपनी मेरी सैलरी बढ़ाएगी। मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मेरे पास पैसा आएगा, और मैं अपना जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं घर खरीदूं, उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाएंगे। फिर हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जो लास्ट लाइन है, हेल्प्स इन, दिखाई नहीं दे रही होगी, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी? बिजनेस कहाँ इस्टेब्लिश है? सोसाइटी में। बिजनेस किसका पार्ट है? सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी में है बिजनेस, अब उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ, है ना, कि उनको एम्प्लॉयमेंट दें, या फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, या एक अच्छा एनवायरनमेंट एटलीस्ट दे कि, या फिर इतना कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट को हम हार्म ना करें। बिजनेस इतना तो कर ही सकता है ना, क्योंकि उसको, बिजनेस को सोसाइटी का, क्योंकि रिसोर्सेज यूज कर रहा है। तो जब बिजनेस या मैनेजमेंट जब वहां के आसपास के जो लोकल है उनको हायर करेगा, उनको काम देगा, तो क्या होगा? जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनको आसपास एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम होगी, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी फैसिलिटीज, उन सब में चेंजेस आएंगे। तो मैनेजमेंट किस में हेल्प करेगा? सोसाइटी के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के विकास में मैनेजमेंट हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या? मैनेजमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, फिर एक होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये होते हैं एम्प्लॉयज के या वर्कर्स के खुद के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
वर्कर्स के खुद के जो ऑब्जेक्टिव्स है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, वो सब। मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे होते हैं सर्वाइवल की। हर बिजनेस क्या चाहता है कि वो लंबे समय तक टिके, है ना, जब तक ये दुनिया है तब तक मेरा बिजनेस चलता रहे। तो चाहते तो यही है ना, जब हम दुकान शुरू कर रहे हो आप, या कोई बिजनेस, कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो आप क्या सोचकर चलते हो कि बस ये चलता रहे। कभी सोचते हो कि आज मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, अगले 6 महीने बाद ये बंद हो जाना चाहिए? इस ऑब्जेक्टिव के साथ तो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। कर लेते होंगे कुछ लोग, खुराफाती दिमाग, लेकिन इन जनरल रैशनल जो भी होगा वो तो यही सोच कर करेगा ना कि दो कि ऐसा नहीं है 2-3 साल में बिजनेस बंद हो जाए या ये गिर जाए। ना ना ना, हम चाहते हैं कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और ये इसके बाद यहाँ से और आगे और आगे और बढ़ता चला जाए, कभी इसका डिक्लाइन ना आए बिजनेस का। ठीक है, तो प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो एक होता है प्रॉफिट। हर बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए खुलता है, और भाई जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस खोलने का मतलब ही क्या है? बिजनेस का तो एम ही है प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का तो एम ही है प्रॉफिट कमाना। पैसा कमाने के लिए तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, बाकी सब बाद में, पहले पैसा। प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, लॉस में कौन बिजनेस खोल के रखता है? कोई नहीं। दूसरा होता है ग्रोथ, कि सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, कि ऐसा नहीं है कि मेरी सेल्स आज मेरी सेल्स 100% है तो 100% ही रहे। नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि वो अगले साल 150% पे जाए, फिर वो 200 पे जाए, फिर वो 250 पे जाए। ये सिर्फ नंबर्स हैं, आप कोई भी नंबर देते हो तो सिर्फ बताने के लिए कि आज अगर मेरे बिजनेस का स्केल ये है तो वो आगे और बढ़ाओ और बढ़ाओ। आज मेरे पास अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं तो कल मेरे पास 2000 लोग काम करें, फिर ऐसा भी टाइम आए कि मेरे नीचे 20,000 लोग काम कर रहे हो मेरी कंपनी में। ये क्या है? ये किसको शो कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रोथ को, कि बिजनेस की ग्रोथ हम कैसे मेजर करते हैं? ऐसे तो करते हैं ना, अरे उसमें 50 लोग काम करते थे, आज उसमें 50,000 लोग काम कर रहे हैं, तो बिजनेस क्या कर गया? ग्रो कर गया है। अरे उनकी सेल्स थी 100 करोड़ में, आज उनकी 500 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, तो बिजनेस क्या कर गया है? ग्रो कर गया है। तो ये किसके ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है एक तरह से। बिजनेस, कंपनी क्या चाहती है? कंपनी के खुद के ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस क्या चाहता है? ये सब करना चाहता है, सर्वाइवल चाहता है, प्रॉफिट चाहता है, ग्रोथ चाहता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, अब इनको मजबूरी समझ लो, है ना। डर लगता है कि बाद में गवर्नमेंट आकर गवर्नमेंट से मार पड़ेगी कि तुमने सोसाइटी के लिए क्या किया, इससे अच्छा कि खुद से ही कर दो। तो बिजनेस, चलो ये सब बुक में नहीं लिखना कि गवर्नमेंट से डांट पड़ेगी, ये सब ये नोटबुक में लिखना नहीं है ये सब। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में बिजनेस किसका पार्ट है? सोसाइटी का। ये सोसाइटी है, उसके अंदर ही तो बिजनेस है ना। बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, उसके एटमोस्फेयर को भी यूज कर रहा है, वहीं पे तो प्रोडक्ट बेच रहा है वो, वहीं से वो रिसोर्सेज उठा भी रहा है। तो बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सोसाइटी की तरफ कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। वो क्या कर सकता है सोसाइटी के लिए? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उन्हें बेच सकता है, एनवायरमेंट को हार्म ना करके भी सोसाइटी को हेल्प कर सकता है, या फिर अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव्स उनको फुलफिल कर सकता है, या फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं अच्छे स्टूडेंट्स को। ये सब कर करके बिजनेस क्या कर सकता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, सोसाइटी के लिए काम कर सकता है ना। जैसे कि अभी चल रहा है ग्रीन मार्केटिंग जो चल रहा है, तो बिजनेस क्या कर सकता है? प्लास्टिक, नो प्लास्टिक करके चल रहा है ना आजकल। बिजनेस कह रहे हैं हम बिल्कुल प्लास्टिक यूज नहीं करते, हम पैकेजिंग में इको फ्रेंडली पैकेजिंग कर रहे हैं, तो हम एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं। एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में काम कर रहे हैं। इको फ्रेंडली पैकेजिंग ये हार्म नहीं करता बिल्कुल भी, हम इको फ्रेंडली पैकेजिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो एम्प्लॉयज के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरा मन है कि मैं घर खरीदूं, तो वो कैसे फुलफिल होगा? ये घर जैसा लग तो नहीं रहा है वैसे, वो कैसे फुलफिल होगा? जब मेरी अच्छी सैलरी होगी। और अच्छी सैलरी कैसे? जब कैसे मिलेगी मुझे? जब कंपनी या बिजनेस है वो अच्छा अर्न कर रहा होगा, बिजनेस की अर्निंग्स बढ़ेंगी या उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं घर खरीद पाऊंगी, घर खरीद लिया मैंने तो मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया।
ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले मैं एक सिंपल ट्रिक दे दूं आपको। मुझे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट याद नहीं रहते तो आगे पीछे हो जाते, तो मैंने क्या किया, पोस्ट डीसी, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग। ये होते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शंस है, रट्टा मान लो, आगे तक मिलने वाले हैं। पोस्ट डीसी, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग, पोस्ट डीसी। ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट, हमें क्या करना है और कौन करेगा ये हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं। हम प्लान्स बना लेते हैं कि अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको कैसे डील करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको कैसे कैसे डील करेंगे, ये प्लान बना दिया हमने। डिसाइड कर लिया हमारे गोल्स क्या हैं और हम कैसे अचीव करेंगे उनको, वो प्लान बना लिया। कौन से काम को कौन करेगा इनको अचीव करने के लिए, किसकी ड्यूटी लगाएंगे, वो सब डिसाइड कर लिया हमने। सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली, वो सब प्लानिंग का पार्ट है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। हमने ड्यूटीज को छोटा छोटा, पहले तो हमने काम को डिवाइड कर लिया, फिर हमने ड्यूटीज असाइन कर दी कि ये ड्यूटी ये करेगा, ये ड्यूटी ये करेगा। हमने टास्क को ग्रुप कर दिया, हमने अथॉरिटी बना दी कि आपके पास ये काम करवाने की पावर है, आपके पास ये काम करवाने की पावर है और आप उसको आंसरेबल है, आप उसको रिपोर्ट करेंगे। ये सब चीजें किसमें आएंगी, ऑर्गेनाइजिंग में आएंगी। एक काम को कौन करेगा, कहाँ करेगा और कब करेगा, ये सब ऑर्गेनाइजिंग बताएगा। ड्यूटीज की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग है वो ड्यूटीज और टास्क की बात कर रहा है। यहाँ पे अथॉरिटी की बात होती है, यहाँ पे आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल की बात होती है, आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल की बात होती है। अब बात कर रहे थे स्टाफिंग की। स्टाफिंग में क्या होता है, फाइंडिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब। ये लाइन बड़ी बहुत जगह देखी मैंने, सेम लाइन, राइट पीपल फॉर राइट जॉब। हर आदमी को जिस काम में वो जिस काम का वो एक्सपर्ट है उसको वही काम देना स्टाफिंग का काम है। कैसे रिक्रूटमेंट, लोगों का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग कराना, सब स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, या आप सीधी सी बात मानो इंसानों से जुड़ा जो भी काम होगा वो स्टाफिंग करेगा, है ना। सबकी क्वालिफिकेशन चेक करना, उनको उनकी सही ड्यूटी देना कि कौन सी जॉब कौन आदमी कर सकता है, किस टाइम पे कर सकता है और उनके क्या फंक्शंस, क्या गोल्स होंगे, वो सब स्टाफिंग देखता है। स्टाफिंग का काम यही है कि जहां वैकेंसी होगी वहां पे लोगों को लेकर आना, टाइम पर हर वैकेंसी को फिल करना, ये स्टाफिंग का फंक्शन, ये स्टाफिंग का काम है। स्टाफिंग तो खुद फंक्शन है। अब बात कर ले अगर डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। इनके ऊपर अलग अलग से चैप्टर्स भी बने होते हैं। और मोटिवेशन तो और लीडरशिप, मोटिवेशन और लीडरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम अलग से एक अलग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मोटिवेशन, लीडरशिप, जब हम नेट कॉमर्स का एग्जाम देते हैं उसमें भी हमें अलग से बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज और बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स, बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है मोटिवेशन और लीडरशिप में। और मोटिवेशन लीडरशिप हमें 12th क्लास में भी मिलेगा। इन पे अलग से चैप्टर्स भी है मोटिवेशन और लीडरशिप पे, तो हम इनको अलग से देखेंगे। और कम्युनिकेशन तो सीधी सी बात है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने आइडियाज को, या आपको जो भी अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप अपने सीनियर्स को कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आपके पास कोई आइडियाज है तो आप अपने सीनियर्स को, या आपके सीनियर्स आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन है। सुपरविजन, सुपरवाइज करते हैं, सुपरविजन में सुपरवाइज करते हैं आपको, आप काम कैसे कर रहे हैं, आपको ध्यान, आप पे ध्यान रखा जाता है। तो डायरेक्टिंग में क्या आता है, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, रट्टा मारो और कुछ हो ही नहीं सकता है। कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, इसका पूरा फंक्शन होता है, पहले स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर लिए जाते हैं। मान लीजिए स्टैंडर्ड है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि ये इस डिजाइन का प्रोडक्ट बनना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए समझ लो अभी तो, बाद में हम कंट्रोलिंग को भी बाद में अलग से भी देखेंगे। स्टैंडर्ड इस डिजाइन का होना चाहिए। अब हम करेंगे हमने जो बनाया वो कैसा है, तो हम मेजर करेंगे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को। अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड में जो दिया गया था, जो स्टैंडर्ड था उसके जैसा है कि नहीं है। ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ में, फिर हम उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे।
कि अगर अच्छा बना है तो क्यों अच्छा बन गया, उससे ज्यादा बेहतर कैसे बन गया, अगर खराब बना तो उससे ज्यादा खराब कैसे बन गया, वो भी देखेंगे। तो करेक्टिव एक्शन लेंगे, फिर दोनों की डाइवेशन आती है, क्यों आई है। हमने डिसाइड किया था कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, टारगेट था, ये स्टैंडर्ड था हमारा कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। कंपनी ने किया कितना, 500। अब हम कंपेयर करेंगे कितना कम किया है, 500 कम किया है। 500 कम का प्रोडक्शन क्यों हुआ, 500 यूनिट्स का लॉस क्यों हुआ हमें। या फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि 1000 प्रोड्यूस करेंगे, हुआ कितने का, 1200 का। तो हमने उतने ही रिसोर्सेज, सब ठीक है, फिर 200 एक्स्ट्रा कैसे प्रोड्यूस कर लिया हमने, ऐसा क्या हुआ, हमने 200 एक्स्ट्रा कैसे कर लिया, उतने रिसोर्सेज उतने टाइम में, उतने ही उसी तरीके से उसी टेक्निक में हमने 200 एक्स्ट्रा कैसे प्रोड्यूस कर लिए टारगेट से ज्यादा, हम वो भी देखें। ठीक है, वो हम कंट्रोलिंग में करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कुछ नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये बड़े बड़े जो नाम होते हैं ना, प्रेसिडेंट, एमडी, सीईओ, या फिर जो भी है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े, ये सब टॉप लेवल वाले होते हैं। और इनका फंक्शन मेनली क्या होता है, प्लानिंग का होता है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो सब टारगेट्स वगैरह से सब रिलेटेड ये सब लोग ये प्लान करते हैं, टॉप वाले प्लान करते हैं। इनके अंडर कौन होते हैं, मिडल वाले, और मिडल वाले इनको रिपोर्ट करते हैं टाइम टू टाइम। मिडल वाले होते हैं हर डिपार्टमेंट का मैनेजर, जो भी डिपार्टमेंट्स बने होते हैं ना अलग अलग, उनके मैनेजर्स होते हैं मिडल में। जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनके मैनेजर्स होते हैं मिडल वाले में। कलर चेंज करना पड़ेगा। जो भी डिपार्टमेंट्स बने होते हैं उनके डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, डिपार्टमेंट वाले मैनेजर्स होते हैं मिडल वाले में। मिडल वालों का क्या काम होता है कि ऊपर से जो टारगेट्स आए हैं ना, यहाँ से जो टारगेट यहाँ बताया गया कि भाई इतना टारगेट है हमारा, हमें इतनी सेल्स करनी है, हमें इतना प्रॉफिट अचीव करना है, वो टारगेट्स ये मिडल वाले फुलफिल कराते हैं, किससे, लोअर लेवल वालों को बताते हैं कि ये वाले टारगेट्स ऊपर से आए हैं और आपको इन टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, ये सब टारगेट्स कैसे अचीव करना। अब लोअर लेवल पे होते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क वगैरह, जो भी जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है, वर्कर्स के ऊपर, ये वर्कर्स के ऊपर होते हैं, और इनका काम होता है वर्कर्स से ये टारगेट्स को अचीव कराने के लिए अलग अलग ड्यूटीज, अलग अलग एक्टिविटीज करवानी। ये टारगेट्स को कैसे अचीव कराने के लिए अलग अलग ड्यूटीज करवानी, वो सब काम होता है लोअर लेवल वालों का। वो सिंपल सही है। आपसे मेनली पूछ लिया जाएगा तो आपसे पूछेंगे कि इन जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेवल से आ जाएंगे कौन से लेवल के कौन से फंक्शंस हैं, कौन सा लेवल के कौन से फंक्शंस हैं, कौन से लेवल की या ड्यूटीज है, कौन से लेवल की कौन सी ड्यूटीज होती हैं। या फिर आपको पोस्ट बता दी जाएगी कि कौन सा मैनेजर कौन से लेवल में आता है, कौन सा मैनेजर कौन से लेवल में आता है। वो आपसे जैसे आपको एग्जांपल दे देंगे कि फाइनेंस मैनेजर कहाँ आएगा, तो मिडल में आएगा। आपसे पूछ लेंगे कि परचेज मैनेजर कहाँ होता है, मिडल में होता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्लानिंग का फंक्शन कौन से लेवल के मैनेजर्स का होता है, तो टॉप मैनेजर्स का होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा चार्ट रटना पड़ेगा, ये भी और ये जो लास्ट वाला है ये भी, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको ये पूरा चार्ट रटना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ तक। पिछले वाले में तो हमें पोजीशंस देख के रखी है कि टॉप में कौन से मैनेजर्स आते हैं, मिडिल में कौन से आते हैं, लोअर में कौन से आते हैं। नेक्स्ट चार्ट में हमें देख के रखा है कि इनके अलग अलग की ड्यूटीज क्या होती है। और आप चाहें तो इस एक चार्ट को रट भी सकते हैं सिर्फ इक्वल, क्योंकि इसमें हमने अलग अलग पोजीशंस भी दे दी और उनके फंक्शंस भी दे दिए। तो आपसे क्वेश्चन आएंगे या तो पोजीशन से रिलेटेड आ जाएंगे कि ये वाला ये चीफ एग्जीक्यूटिव कौन सी पोजीशन कौन से लेवल पे होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स कौन से लेवल के होते हैं। या फिर पूछ लेंगे कि टॉप लेवल के क्या फंक्शंस होते हैं, मिडिल लेवल के क्या या फिर आपसे वो पूछेंगे डिपार्टमेंट मैनेजर के फंक्शंस क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डिपार्टमेंट मैनेजर्स आते हैं मिडिल लेवल में और मिडिल लेवल के फंक्शंस होते हैं ये वाले। क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब आपका एग्जाम में तो रटना आप ही को पड़ेगा। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। जब नेचर ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बताओ, नहीं, वो क्या पूछेंगे आपसे,
नेचर ऑफ मैनेजमेंट के जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा, वेदर मैनेजमेंट इज, एक सेकंड पहले ये पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक से चलता भी नहीं है थोड़ा सा। तो वेदर, क्वेश्चन क्या आएगा, वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। क्वेश्चन ऐसे आएगा, जरूरी नहीं आपको तीनों वर्ड देख कर रखे हो सकता है इज एन आर्ट और नॉट करके भी खत्म कर देगा, या फिर पूछ लेगा वेदर मैनेजमेंट इज एन, वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट, कभी कभी तीनों का भी पूछ लेगा, तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा। इसका सीधा सा या नेचर की बात कर लेगा वो कि नेचर क्या है मैनेजमेंट, तो आपको सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कंपेयर करके दिखाना है कि कैसे मैनेजमेंट आर्ट है और कैसे मैनेजमेंट आर्ट है, लेकिन क्या क्या डिफरेंस, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, कैसे मैनेजमेंट साइंस है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है, कैसे मैनेजमेंट प्रोफेशन है लेकिन एक कंप्लीट प्रोफेशन भी नहीं है, तो वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसे है। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आर्ट क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना उसका पर्सनल यूज आप पर्सनली कैसे अप्लाई करते हो। जैसे कि ठीक है आपने थिएटर पढ़ लिया है, आपने थिएटर से रिलेटेड जितना लिटरेचर था सब पढ़ लिया है, अब उसको आप कैसे प्रैक्टिस में लाते हो। सबकी एक्टिंग स्किल्स अलग होती है ना, मनोज वाजपेयी जी अलग एक्टिंग स्किल्स है उनकी, पंकज त्रिपाठी की अलग होंगी और नवाजुद्दीन की अलग है। तो ये क्या है, आपने लिटरेचर सब पढ़ा है लेकिन आपकी पर्सनल एप्लीकेशन हर इंसान की अलग अलग होती है। दो इंसान एक जैसे कभी नहीं होते, दो इंसानों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, एक जैसा रिएक्शन नहीं हो सकता है, तो जरूरी नहीं ना सभी एक जैसे रिएक्ट करें, एक जैसा ही सोच रखते हो। तो आपने जो थ्योरी पढ़ी है, आपने जो नॉलेज पढ़ ली है किताबों से, अब उसको आप पर्सनली कैसे अप्लाई कर रहे हो प्रैक्टिकली, वो है आर्ट, है ना। आपने ठीक है म्यूजिक ले लीजिए, आपने म्यूजिक से रिलेटेड लिटरेचर पढ़ लिया, लेकिन अब आप क्लासिकल हो कि आपने कौन सा वाला फॉर्म पसंद किया है वो आपकी मर्जी है। या आप बात कर लो राइटर्स की, तो ठीक है आपने राइटर्स लिटरेचर सब पढ़ लिया, राइटर्स से रिलेटेड आपने सब लिटरेचर सब बुक्स पढ़ लिया है, लेकिन अब आप किस तरह की कहानियां लिखते हो और सिर्फ आपकी ही कहानियों को कोई और अलग तरीके से पसंद क्यों किया जा रहा है, ये आपकी पर्सनल एप्लीकेशन है। सबने किताबें तो वही पढ़ी है, म्यूजिक से रिलेटेड किताबें तो सबने वही पढ़ी होंगी, तो क्यों किसी एक को इतनी खासियत, क्योंकि उसने पर्सनल जो एप्लीकेशन है वो इतना स्किलफुल एप्लीकेशन था उसका कि उसको बाकी लोगों से ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो आर्ट वही है कि जो आपने नॉलेज है ना, नॉलेज जो पढ़ ली है बुक से लिटरेचर से, उसको आप पर्सनली कैसे अप्लाई कर रहे हो, वो आर्ट है। किस लिए अप्लाई करना है, टू अचीव रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स। आपको जैसे रिजल्ट, जो म्यूजिशियन होता है वो क्या चाहता है कि उसको बहुत बड़ा नाम, फेम, बहुत सारे अवार्ड्स ये सब मिले, ये डिजायर्ड रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट वो चाहते हैं। इन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जो नॉलेज उन्होंने पढ़ी थी उसको पर्सनली कैसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम आर्ट कहेंगे। भाई हम नॉलेज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, नॉलेज कहाँ से आती है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज की बात यहाँ की हमने, कैसे आती है, पढ़कर, ऑब्जर्व कर या एक्सपीरियंस से भी आती है, और उस नॉलेज का पर्सनल एप्लीकेशन आर्ट है। अब फीचर्स आर्ट के क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, अभी हमने बात की, इसमें बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, लिटरेचर है हमारे पास, जैसे डांसिंग से रिलेटेड लिटरेचर, एक्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड नॉलेज, तो ये सब बुक्स की बात है, बुक्स अवेलेबल है आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी। फिर आर्ट बात करती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की, आपने जो नॉलेज पढ़ ली है अब उसको कैसे पर्सनल एप्लीकेशन आप खुद कैसे अप्लाई करते हो, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपने सीखना था म्यूजिक, आपने सीख लिया, म्यूजिक पढ़ लिया, सब कर लिया, अब आप उसको अब आगे उस म्यूजिक को कैसे आप और इम्प्रूव कर रहे हो, और कैसे आप उसको जो टारगेट्स आप, जो रिजल्ट्स आपने डिसाइड किए वहां तक कैसे लेकर जा रहे हो, वो आपकी पर्सनल एप्लीकेशन है ना। अब मैं अगर म्यूजिक सीख भी लूं तो भी मेरा कितना भी सिंगिंग सीख लूं, मेरे पास गला तो नहीं है ना, अब मेरी पर्सनल एप्लीकेशन क्या रहेगी, जीरो रहेगी, चाहे मेरे को नॉलेज कितनी भी रहे। तो पर्सनल एप्लीकेशन आर्ट का फीचर है, और ये डिफर करता है, अलग अलग होता है, हर इंसान का अलग होता है। अब मेरा गला खराब है तो मैं नहीं गा सकती,
वो मेरा पर्सनल एप्लीकेशन पे कितना रहेगा, 0 स्कोर है मेरा तो मेरा गला इतना खराब है, मुझे 0 स्कोर मिलेगा। लेकिन जो लोग अच्छा गा रहे हैं तो उनका पर्सनल एप्लीकेशन अच्छा है। तो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है कि किताबें सबने एक ही पढ़ी हैं, लेकिन कौन बेहतर है वो पर्सनली अलग अलग इंसानों का अलग अलग है, वो डिफर करता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में क्रिएटिव प्रैक्टिस होती है, जो नॉलेज आपने ले लिया ना, बार बार हम, ये जो लोग होते हैं सिंगर्स होते हैं, क्या कहते हैं, रियाज करते हैं बार बार ना, रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बार बार इम्प्रूव करते हैं, गलतियां करते हैं, बार बार सीखते रहते हैं। तो आर्ट में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी टाइम टू टाइम चलता है। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी इन आर्ट, मैनेजमेंट को भी आर्ट बोल सकते हैं क्योंकि ये कुछ कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, तो मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं कि हाँ ये भी आर्ट ही है। कैसे, मैनेजमेंट में भी लॉट ऑफ लिटरेचर बुक्स है मैनेजमेंट से रिलेटेड ना, कितनी सारी आपकी खुद की बुक्स होती है। स्कूल में भी तो आपको कितनी बुक्स मिली है, आप जब नेट का एग्जाम देते हैं कॉमर्स में तो वहां पे भी आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स मिलती है, कॉलेज में भी। तो मैनेजमेंट पे बुक्स तो है ना, लिटरेचर तो है ही, अगर आर्ट में है तो इसमें भी है, तो सिमिलर है। फिर हम बात करते हैं वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। जो अलग अलग थिंकर्स हैं उन्होंने कुछ साइंटिफिक मेथड्स और जो अलग अलग थ्योरीज बनाई है मैनेजमेंट की ना, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ थ्योरीज है मैनेजमेंट की, अलग अलग थिंकर्स अलग अलग राइटर्स ने बना दी हैं। वो कैसे बनाई उन्होंने, उन्होंने प्रैक्टिस करके, उन्होंने अप्लाई कर करके देखा उन मेथड्स को, फिर जो रिजल्ट आए उस बेसिस पर कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए गए, कुछ रूल्स बना दिए गए। तो वो कैसे आए, उन्होंने अप्लाई करके देखा ना। और मैनेजमेंट में भी और आर्ट में भी क्या कह रहे हैं, पर्सनली अप्लाई करना। तो सेम सेम हो गया, यहाँ पे भी अप्लाई करके ही मेथड्स बनाए गए ना, हमने बार बार कर करके देखा और फिर ये रिजल्ट आ रहा है, तो हाँ चलो एक ही मेथड ये बना दिया, एक रूल ये बना दिया, एक प्रिंसिपल ये बना दिया। तो आर्ट में भी तो होता ही है, पर्सनली अप्लाई कर करके देखते हैं। फिर मैनेजमेंट में हम करते हैं अक्वायर्ड नॉलेज को अप्लाई करते हैं और पर्सनलाइज्ड होती है। तो हर अलग इंसान, हर मैनेजर अलग अलग तरीके से डील कर सकता है एक ही सिचुएशन के साथ, है ना। दो मैनेजर जरूरी नहीं है एक सिचुएशन को एक ही तरीके से डील करेंगे कि भाई बुक्स में दे रखा है और ऐसे ही डील करना, नहीं। उन्होंने बुक्स से पढ़ा जरूर है कि मैनेजमेंट कैसे होता है, एमबीए ठीक है, लेकिन अब वो सिचुएशन को जब उनके सामने वो सिचुएशन है उससे वो डील कर रहे हैं, तो दो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। स्ट्राइक, जैसे स्ट्राइक का है बिजनेस, जब आपकी फैक्ट्री उसमें स्ट्राइक लग गया, वर्कर से काम करने को तैयार नहीं, अब दो मैनेजर से, एक मैनेजर का तरीका है कि वो बोनस दे देगा लोगों को और काम करवा लेगा, एक मैनेजर ने क्या किया, बाहर से वर्कर्स को हायर करके काम करवा लिया, दोनों का तरीका अलग था डील करने का। तो यहाँ पे क्या है, दोनों प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से सीखते रहते हैं और पर्सनल एप्लीकेशन है, हर पर्सनलाइज्ड है, जो बुक्स में से सीखा है उसको अलग अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे साइंस की। साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। जो साइंस है ना वो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी, सिस्टम, इसके कुछ रूल्स ट्रूथ्स होते हैं, और जो इसके ट्रूथ होते हैं ना वो हर जगह यूनिवर्सल होते हैं। साइंस के जो रूल्स हैं वो हर जगह लगता है। न्यूटन का लॉ पढ़ा है ना, ग्रेविटी का, न्यूटन जो ग्रेविटी की बात करते हैं, एक सेब क्या गिरा इतना बड़ा साइंस हो गया फिर बच्चों को रोना आ रहा है। न्यूटन का जो ग्रेविटी वाला है कि सेब जो भी चीज ऊपर से गिरेगी वो नीचे ही धरती पे गिरेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वो बात करते हैं, वो यूनिवर्सल है, वो पूरी अर्थ पे लग रहा है, अप्लाई हो रहा है हर सिचुएशन में। चाहे आप, ऐसा नहीं है कि सेब ही नीचे गिर रहा है, अब पेन ऊपर उछालो वो भी नीचे ही गिरेगा, वो यूनिवर्सल हो गया, हर एक सिचुएशन में सेम ही है। तो मैनेजमेंट और साइंस में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, उसके लिए पहले साइंस की फीचर्स को देख लो कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कोज एंड इफेक्ट के बेस पे, इसके जो रूल्स और जो मेथड्स, जो साइंटिफिक ट्रुथ है या जो भी इसके लॉज है वो कोज एंड इफेक्ट, कि उसने देखा कि सेब नीचे गिर रहा है, तो पहले कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया ना कि सामान नीचे ही क्यों गिर रहा है, फिर बाद में उसे पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से हो रहा है। तो ऐसे कर करके प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स को वेरीफाई किया जा सकता है। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ऐसे ही नहीं चलते फिरते बन गए, साइंटिफिक प्रिंसिपल से प्रूव किया जा सकता है उनको, और यूनिवर्सल है वो। फिर कहते हैं प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करके प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया
कैसा हो रहा है, फिर उनको टेस्ट करके देखा। जैसे उसने ऑब्जर्व किया ना कि एप्पल है वो नीचे गिर रहा है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि हर चीज नीचे क्यों गिरती है, फिर उसने टेस्ट कर किए, तब जाकर ग्रेविटी के बारे में बात की। तो प्रिंसिपल्स ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं साइंस में। फिर यूनिवर्सल होते हैं इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेशन होती है, हर जगह अप्लाई करते हैं, उनका सेम ही रिजल्ट रहेगा। तो मैनेजमेंट में भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ कुछ साइंस के। कैसे होते हैं? मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके भी कुछ थ्योरी और प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के भी। आप आगे जाकर पढ़ोगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके भी अपने प्रिंसिपल्स और थ्योरी होती है जो टाइम टू टाइम डेवलप होते रहते हैं। तो एक फीचर तो सेटिस्फाई कर गया, इसने जो बोला था वो हमारे पास भी है, मैनेजमेंट में भी है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो है प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के भी, वो भी एक्सपेरिमेंट कर करके बार बार कि इस सिचुएशन में अगर हम ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, तो इसका ये रिजल्ट निकल रहा है। बार बार वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट कर करके, फिर ऑब्जर्व कर करके, और फिर उन प्रिंसिपल्स को बनाया गया। बट मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स के साथ डील करता है मैनेजमेंट ना। मैनेजमेंट कहाँ होता है? लोगों का मैनेजमेंट, उसमें होता है ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स को तो कोई बता ही नहीं सकता कैसे रिएक्ट करेंगे, हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। हम पहले से प्री डिटरमिन्ड सिचुएशन हम नहीं बता सकते हैं कि अगर कल को ये सिचुएशन होगी तो लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। ह्यूमन बिहेवियर है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, कोई कैसे भी उछल सकता है, कोई कहीं पे भी, किसी को कहीं पे भी आग लग सकती है, कोई कहीं भी जल सकता है, कोई कैसे भी रिएक्ट कर सकता है, हम नहीं जानते ये सब ना, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है। तो मैनेजमेंट को हम इसलिए एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम ठीक है, हम प्रिंसिपल्स बना दिए, हमने लॉज बना दिए मैनेजमेंट के, सब ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या हम ह्यूमन बिहेवियर को कंप्लीटली कंट्रोल्ड वे में टेस्ट या ऑब्जर्व या फिर उसके साथ कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं? कंट्रोल्ड वे में नहीं है, हम ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते पूरी तरह से। इसीलिए मैनेजमेंट साइंस तो है, लेकिन इनएग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है ये, कंप्लीट साइंस नहीं है ये, परफेक्ट साइंस नहीं है मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर है, और ह्यूमन बिहेवियर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल को कौन इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, कौन इंसान क्या कर लेगा, कोई आज नहीं बताया जा सकता है। तो इसीलिए इनएग्जैक्ट साइंस है ये। तो ये वाला ये वाला फीचर थोड़ा थोड़ा सा तो मिला, बाकी कंप्लीट मैच नहीं बना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट को यूनिवर्सल नहीं है, जो बने थे पुराने टाइम के बने हुए हैं, जरूरी नहीं है आज के वक्त में भी इतना डायनामिक एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं बिजनेस में जो चेंज होते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है उस टाइम पर जो प्रिंसिपल्स लगते थे वो आज भी लग ही जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं इसके प्रिंसिपल्स ना मैनेजमेंट के, इसीलिए, और जबकि साइंस के तो यूनिवर्सल होते हैं। इसीलिए बिजनेस के जो प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन के साथ साथ बिजनेस के या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं। इसीलिए ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये इनएग्जैक्ट साइंस है। बहुत बारी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि मैनेजमेंट कैसा साइंस है, तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है। यहाँ देखिए ये रहा, ठीक है, परफेक्ट साइंस नहीं है ये, साइंस तो है लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है। अब हम चलेंगे अगले स्लाइड पर, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो जब फीचर्स ऑफ प्रोफेशन कैसे है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, और प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो भी प्रोफेशंस है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। हमें प्रोफेशन में एंटर करने के लिए कोई एग्जाम, ऐसा बहुत बार होता है, या तो हमें कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, या कोई डिग्री या कोई क्वालिफिकेशन आ जाती है। हमें क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी प्रोफेशन में एंटर होने के लिए, प्रोफेशनल कहलाने के लिए। फिर इसकी एंट्री ना रेस्ट्रिक्टेड होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बोले तो हर कोई एंटर नहीं कर सकता, या तो आपको एग्जाम क्लियर करके आओ तब आप प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो, या आप कोई डिग्री लेकर आओ, कोई क्वालिफिकेशन लेकर आओ। जैसे कि सीए बनने के लिए आपको आईसीआई जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो सब क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके आप सीए बन सकते हो। तो इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, हर कोई नहीं बन सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती है जिनका मेंबर होना पड़ता है, उनकी एंट्री रेगुलेट करता है, जो सर्टिफिकेट्स देता है प्रैक्टिस की, जो लॉ बनाता है कि आप कैसे कैसे बिहेव करेंगे, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा। जैसे बार काउंसिल है, किसी भी लॉयर को प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल से
लाइसेंस इशू कराना पड़ता है। और अगर वो जरा से भी जो एक कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड कर दिया गया है, अगर वो उसको फुलफिल, अगर उसको उस कोड ऑफ कंडक्ट को कहीं भी तोड़ता है या उसको नहीं फॉलो करता है, तो बहुत बारी बार काउंसिल क्या कहता है कि आपका लाइसेंस छीन लेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे किसी भी कोर्ट में। या फिर डॉक्टर्स का होता है, जैसे कि ऑल इंडिया जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स का एसोसिएशन है उसका मेंबर होते हैं डॉक्टर्स, और अगर वो कुछ भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है अनएथिकल कुछ करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो उनका लाइसेंस प्रैक्टिस का छीन लिया जाता है। फिर डॉक्टर्स एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते कहीं पे भी। फिर इनका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो बिहेव बताता है कि कोई भी प्रोफेशनल कैसे बिहेव करेगा। बार काउंसिल बताता है लॉयर्स कैसे बिहेव करेंगे। डॉक्टर्स हैं वो एक ओथ लेते हैं, है ना, और उनको भी पता होता है कि उनको कैसे सर्टेन वे में बिहेव करना है, जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे अभी एक मूवी आई थी डॉक्टर जी, जिसमें बोला गया था कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट तो पढ़ा नहीं होगा डॉक्टर्स का, तो आपको पता नहीं है जब किसी फीमेल पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हैं, कोई भी मेल डॉक्टर है और फीमेल पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो साथ में किसी नर्स का होना जरूरी है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन है ये सब। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, वो एक सीन आया था। सर्विस मोटिव होता है, प्रोफेशनल का बेसिक मोटिव होता है कि क्लाइंट के इंटरेस्ट को सर्व करना, टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट, और उनको एक डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विस देना। डॉक्टर्स का क्या काम होता है? अच्छा इलाज या अच्छा ट्रीटमेंट देना अपने पेशेंट्स को। लॉयर्स का कि उनके जो भी केसेस उनके पास आ रहे हैं उनको, उन केसेस को या उनको रिप्रेजेंट करना लीगली कोर्ट में, वो लॉयर्स का काम है। तो इस तरीके से प्रोफेशंस का एक सर्विस मोटिव होता है कि उनको अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस देनी है। फिर हम बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट और प्रोफेशन में क्या सिमिलरिटी होती है। मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया। अभी इसने भी वही बोला कि मैनेजमेंट पूरी सारी तो फीचर्स को फुलफिल नहीं कर, जो भी इसके फीचर्स होते हैं प्रोफेशन के, वो सबके सब मैनेजमेंट में तो नहीं होते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोफेशन तो नहीं हो सकता है मैनेजमेंट, लेकिन कुछ कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है। जैसे कि मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जैसे कि एमबीए करते हैं लोग बीबीए करते हैं, लेकिन इसकी, है ना, तो इसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये सब कोर्सेज कराते हैं मैनेजमेंट के, लेकिन नो रेस्ट्रिक्शन। जैसे कि प्रोफेशन में होता है, आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा तो ही आप सीए बन सकते हो, आप एग्जाम क्लियर करोगे तो ही आप लॉयर बन सकते हो, एग्जाम क्लियर करोगे तो आप डॉक्टर बन सकते हो। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता कि आपको एमबीए लाना ही पड़ेगा। अगर आप एमबीए नहीं हो तो भी आप मैनेजर बन सकते हो, बीबीए नहीं हो तो भी मैनेजर बन सकते हो। डिग्री मैटर ही नहीं करती है, क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप मैनेजर बन सकते हो। तो एंट्री पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो ये वाला एग्री नहीं कर रहा है। फिर सेवरल एसोसिएशन, अब चाहो भी इनकी भी मैनेजमेंट वालों का भी एसोसिएशन तो होता है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन जैसे कि लॉयर बनने के लिए आपको लाइसेंस होना जरूरी है बार काउंसिल पर, डॉक्टर बनने के लिए आपके पास उनके एसोसिएशन में लाइसेंस इशू कराना पड़ता है, या सीए होने के लिए आपको एक फीस आईसीआई को हमेशा देते रहना पड़ता है। एक फीस होता है रीजनेबल, कुछ स्मॉल ही अमाउंट है, कुछ नॉर्मल सा, तो आपको वो पेमेंट करते रहना पड़ता है। तो आपको एक एज ए सीए आप साइन करते रह सकते हो, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप सीए वाला काम कर नहीं सकते हो, भले ही आपने एग्जाम क्लियर कर रखे हो सारे, है ना। तो मैनेजमेंट की भी एसोसिएशन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका मेंबर हो तो ही आप मैनेजर बन सकते हो। कोई इंसान मैनेजर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो एसोसिएशन का मेंबर भी हो। मतलब मैनेजमेंट में एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी नहीं है। तो ये वाला भी फुलफिल नहीं हो रहा। बेसिक पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स। जो मैनेजमेंट क्या करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उनको अचीव करना है। प्रोफेशन क्या कहता है? क्लाइंट के सर्विस को, जो क्लाइंट के इंटरेस्ट, जो भी क्लाइंट का इंटरेस्ट है उसको सर्व करना। तो लेकिन इनडायरेक्टली हम भी तो, मैनेजमेंट भी तो क्या कर रहे हैं, सर्व ही कर रहे हैं ना सोसाइटी को। सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, तो वो भी तो सोसाइटी को सर्व ही कर रहा होता है। तो ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर रहा है क्या मैनेजमेंट? करता तो है, तो ये वाला फुलफिल हो जा रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही है, कुछ क्लियर नहीं हुआ ना कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं, साइंस है कि नहीं है, प्रोफेशन है कि नहीं है। तो इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है,
बस ऐसे ही, जो आपको ये जो मटेरियल दे रखा है, जो भी कंटेंट है, वो सब आपको बताना है कि मैनेजमेंट आर्ट है तो कैसे है, मैनेजमेंट साइंस है लेकिन कैसे कैसे साइंस नहीं भी है, प्रोफेशन है भी और नहीं भी है, ये सब बताना है। अब आगे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। ये छोटा सा टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमंग द सबऑर्डिनेट्स एंड सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सब लोग मिलकर ग्रुप एफर्ट्स को एक पैटर्न में लिंक करके काम करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जब दो लोग पार्टी प्लान कर रहे हैं तो पार्टी के लिए कि तुम बलून लेकर आना, तुम केक लेकर आना, तुम लाइट्स देखना, तुम फ्लावर्स देख लेना, तुम खाना देख लेना, तुम लोगों का इनविटेशन देख लेना, ये सब सबने डिसाइड कर लिया ना कौन क्या काम करेगा और कैसे कैसे करेगा, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन। मैनेजर क्या करता है? एक अरेंजमेंट देखता है कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स को कैसे एक बनाकर, यूनिटी ऑफ एक्शन कैसे एक बनाकर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। देखिए, सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला, जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसने बोला हम बढ़ाएंगे सेल्स, हमको सेल्स बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है वो उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब वो किसको बताएंगे ये बात? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्यों सेल्स बढ़ानी है तो क्या, सामान तो बेचना है ना, सामान कहाँ से आएगा बेचने के लिए, माल कहाँ से, प्रोडक्ट कौन बना रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसको बोलेंगे। तो सेल्स डिपार्टमेंट ने कोऑर्डिनेट कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कि हमको सेल्स बढ़ानी है तो आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आप हमें प्रोडक्ट दोगे तो हम सेल्स बढ़ा पाएंगे। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किससे कोऑर्डिनेट करता है? परचेज डिपार्टमेंट से, कि आप रॉ मटेरियल खरीदो, क्योंकि सेल्स ने हमको बोला है कि सेल्स बढ़ानी है और सेल्स बढ़ाने के लिए हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको चाहिए आपसे रॉ मटेरियल। तो इसको चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देगा सेल्स को प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट परचेज डिपार्टमेंट देगा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देगा प्रोडक्ट सेल्स डिपार्टमेंट को। तो ऐसे करके सबके ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और एक कोऑर्डिनेशन है इनके बीच में, कोई अकेला नहीं कर सकता है, सबने मिलकर टारगेट अचीव किया ना। सेल्स बढ़ी तो कैसे बढ़ी? सबने मिलकर सेल्स बढ़ाई, सबने एक साथ काम किया तब ना जाकर सेल्स बढ़ी। तो यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेशन है ये। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज है ना अलग अलग, उनको बिजनेस एक्टिविटीज को क्या कर देगा कोऑर्डिनेशन? अलग अलग जो भी एक्टिविटीज है बिजनेस की, उनको क्या करेगा? एक सेकेंड, हाँ, अलग अलग एक्टिविटीज है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। जैसे सेल्स वाले की एक्टिविटीज है प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, प्रोडक्शन वाले की एक्टिविटीज है परचेज से जुड़ी हुई है। परचेज वाला कैसे खरीद पाएगा? जब उसके पास फाइनेंस आएगा, फाइनेंस वाले से ये कनेक्टेड होता है। परचेज फाइनेंस से कनेक्टेड है क्योंकि उसको पैसा चाहिए सामान माल खरीदने के लिए। कच्चा माल कब खरीदेगा? जब उसके पास पैसा रहेगा। तो ऐसे करके सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इंटीग्रेशन, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन, ताकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंटली यूज कर पाए और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। यूनिटी ऑफ एक्शन होना जरूरी है कोऑर्डिनेशन। इट एनेबल्स मैनेजर टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन डायरेक्शन। कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए एक तरफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लेकर आता है कोऑर्डिनेशन। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज सेल्स बढ़ाने का टारगेट था, सेल्स का टारगेट अचीव हो गया तो बस कोऑर्डिनेशन खत्म, नहीं। उनको टाइम टू टाइम अपनी रिक्वायरमेंट सेल्स बताता रहेगा, मुझे आगे कितना प्रोडक्ट चाहिए, आगे कितना चाहिए, प्रोडक्शन बताता रहेगा मुझे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कितना सामान चाहिए, कितना चाहिए। और जो परचेज डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस को बताता रहेगा टाइम टू टाइम उसे कितना फंड चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस है, ऑल परवेसिव, या फिर इसको यूनिवर्सल बोल सकते हो आप। यूनिवर्सल, सारे फंक्शंस, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है सब जगह कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब फंक्शंस से रिलेट करके देखते हैं कैसे। जैसे कि स्टाफिंग को अब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है कि हमें और सेल्स बढ़ानी है तो हमें और सेल्समैन चाहिए। और सेल्समैन कहाँ से आएंगे? तो ये किसको बताएगा कि मुझे सेल्समैन की जरूरत है? ये बताएगा स्टाफिंग वालों को। फंक्शंस आपस में कनेक्टेड हो गए ना, स्टाफिंग वाले का काम है सेल्समैन लाकर देना। तो
सारे के सारे फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर फंक्शन पर कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। डेलिब्रेट फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि अपने आप कोऑर्डिनेशन हो रहा, हमें जरूरत ही नहीं पड़े, नहीं, आप जानबूझकर कोऑर्डिनेट करते हो क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं, तो आप जानबूझ के प्लान करते हो आप कि भाई मैं उससे उसके साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग करके सेल्स अलग चल रहा है, परचेज डिपार्टमेंट अपना अलग काम कर रहा है, प्रोडक्शन अलग कर रहा है। जब कोऑर्डिनेट ही नहीं है, पता ही नहीं है किसको कितना सामान बनाना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने फंड्स है, कितना सामान खरीदा जा सकता है, तो फिर क्या है, तो फिर चलेगा ही नहीं, फिर तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर ही नहीं सकते, कभी सेल्स हो ही नहीं पाएगी, कभी प्रोडक्शन नहीं रहेगा, कभी सामान खत्म। तो डेलिब्रेट फंक्शन, आप लोग एफर्ट्स डालकर कोऑर्डिनेशन लेकर आते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर मैनेजर की, टॉप लेवल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोऑर्डिनेट करेंगे अपने मिडिल लेवल वालों से, है ना, वो बताएंगे उनको पॉलिसीज क्या ऑर्गेनाइजेशन की। मिडिल वाले कोऑर्डिनेट करेंगे टॉप लेवल के साथ, और फर्स्ट और जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होंगे उनके साथ। जो लोअर लेवल वाले होंगे वो कोऑर्डिनेट करेंगे किसके साथ? वर्कर्स के साथ, और उनसे अपना काम करवाएंगे, प्लान्स को अचीव करने के लिए जो भी काम होंगे वो सब करवाएंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है? ग्रोथ इन साइज। एज बिजनेस ग्रो इन साइज, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। एंश्योरिंग एवरीबडी। अच्छा ठीक है, ये सब ना पढ़ने का इतना खास जरूरी नहीं, आपको सिर्फ बुक्स में ही तो लिखना होता है। बेसिकली आप इतना समझ लो, आपको जो मैंने एक एग्जांपल दिया है वो बेस्ट है, कि अगर सेल्स ने बोला कि मुझे बढ़ानी, सेल्स बढ़ानी है, डिपार्टमेंट ने बोला, सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला मुझे सेल्स बढ़ानी है, वो किसको बताएगा? वो बताएगा प्रोडक्शन वालों को, जो लोग सामान बना रहे हैं ना फैक्ट्री वाले में, उनको बताएगा प्रोडक्शन वालों को कि मुझे कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ क्योंकि हमें सेल्स बढ़ानी है। प्रोडक्शन वाला किसको बताएगा? परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट को क्या बोलेगा कि रॉ मटेरियल खरीदो, अपनी परचेज बढ़ाओ क्योंकि अभी हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स वालों को सेल्स बढ़ानी है। तो परचेज वाला किसको बताएगा? फाइनेंस को बताएगा कि फंड्स दो, हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, क्योंकि प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि सेल्स बढ़ पाए। ठीक है, तो ये सब ऐसे काम करते हैं। इसको फाइनेंस को फंड्स कहाँ से मिल रहे हैं? सेल्स वालों से मिल रहे हैं, ये इससे फंड्स लेगा और तब ना परचेज को फंड्स अलॉट कर पाएगा। सेल्स जो होंगी वो पैसा इन्हीं के पास आएगा, वो जो भी अमाउंट इनके पास आया है सेल्स के पास, वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? फाइनेंस के पास जाएगा। वो फाइनेंस वाले क्या करेंगे? परचेज करेंगे, परचेज प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, फिर प्रोडक्शन वाले सेल्स वालों को प्रोडक्ट्स हैंड ओवर कर देंगे। तो ये सब ऐसे कोऑर्डिनेट करते हैं और ऐसे काम करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।